मैंने कुछ वक्त पहले कहीं पढ़ा था या शायद किसी फिल्म या सीरीज में सुना होगा कि एवरी चाइल्ड डिजर्व्स पेरेंट्स बट नॉट ऑल पेरेंट्स डिजर्व अ चाइल्ड। इस सेंटेंस की ट्रांसलेशन नहीं, मैं इस सेंटेंस का एग्जैक्ट मतलब आपको बताऊंगी। यानी कि इस सेंटेंस का एक तरह से सार क्या है। इसका मतलब है कि दुनिया का हर बच्चा अच्छे माँ बाप डिजर्व करता है, लेकिन दुनिया के हर माँ बाप, हर पेरेंट्स एक बच्चा डिजर्व करें ये जरूरी नहीं। क्योंकि जिस तरह एक बच्चे के लिए बच्चा बनना आसान होता है, उतना ही मुश्किल एक आदमी और एक औरत का अच्छा पिता या माँ बनना होता है। हर किसी के बस की बात नहीं होती है माँ या पापा बन जाना। आपको एक ही पल में बहुत टफ होना पड़ता है और उसी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर आपको बहुत ही काइंड, बहुत ही केयरिंग होना पड़ता है। और फिर बात जहां माँ की आ जाती है, वहां तो कुछ और ही हो जाती है। हमारे इंडियन कल्चर में एक बहुत ही पॉपुलर कहावत है कि भगवान हर वक्त हर जगह नहीं हो सकते हैं, इसलिए उन्होंने हर घर में माँ को भेजा है, इसलिए उन्होंने माँ को बनाया है। लेकिन क्या हो अगर यही भगवान, यही माँ अपने बच्चे को प्रोटेक्ट ना कर पाए? क्या हो अगर यही भगवान शैतान बन जाए और अपने ही बच्चों के दुखों का कारण बन जाए, उसके टॉर्चर का, उसकी मौत का कारण बन जाए? आज एक ऐसे ही शैतान की कहानी मैं लेकर आई हूं, जिसने अपनी बेटी के साथ, अपनी 6 साल की गुड़िया के साथ कुछ ऐसा किया और इतने लंबे वक्त तक किया कि एक रोज उसकी मौत हो गई। यहां मैं एक चीज जरूर कहना चाहती हूं, और इसको आप शायद एक डिस्क्लेमर के तौर पर देख सकते हैं कि अगर इस वीडियो को देखने वाले लोगों में कोई मदर है और अगर कोई ऐसा शख्स है जिसका दिल मजबूत नहीं है, तो इस वीडियो को आगे नहीं देखें, क्योंकि आज की ये कहानी सिर्फ एक क्राइम की कहानी नहीं है, बल्कि एक माँ के पागलपन की कहानी है। एक ऐसी औरत की कहानी है जिसकी सनक ने उसकी मासूम बच्ची की जिंदगी छीन ली। आखिर क्या है ये कहानी? कौन थी वो बच्ची और आखिर कौन है ये माँ? चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्राइम स्टोरी। ये स्क्रीन पर आप प्यारी सी बच्ची देख रहे हैं। आज की कहानी इसी बच्ची की है। आंखों में चमक और ये स्माइल देखिए, बेहद खूबसूरत, इतनी खूबसूरत कि किसी का भी दिन बना दे। इस बच्ची का नाम था एलिसा। एलिसा इज़विकरादो। एलिसा अमेरिका के न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन में पैदा हुई थी। बर्थ डेट थी 11 फरवरी 1989। एलिसा के फादर का नाम गस्तावो इज़क्विरिदो था। गस्तावो एक क्यूबन इमिग्रेंट थे। क्यूबा में उस दौरान काफी उथल पुथल चल रही थी, इसीलिए वहां के लोग दुनिया के अलग अलग देशों में माइग्रेट कर रहे थे। गस्तावो भी उन्हीं दौरान यूएस आए थे। वहीं एलिसा की मां का नाम था एविल्डा। एविल्डा पर्तो रिकन थी और ब्रुकलिन में ही पढ़ी लिखी थी। गस्तावो और एविल्डा की पहली मुलाकात एक शेल्टर होम में हुई थी, जो बेघर लोगों के लिए बनवाया जाता है। दोनों की मुलाकात का साल था 1987 यानी 1987। जिस वक्त दोनों की ये फर्स्ट मीटिंग हुई, माना जाता है कि उस वक्त एविल्डा के ऑलरेडी 2 बच्चे थे जो उसके पिछले बॉयफ्रेंड से हुए थे। हालांकि इन बच्चों से गस्तावो को कोई फर्क नहीं पड़ा और कुछ ही वक्त में गस्तावो को एविल्डा से और एविल्डा को गस्तावो से प्यार हो गया। लेकिन शेल्टर होम में रहने के दौरान एविल्डा 1988 में ड्रग्स के कांटेक्ट में आई। गरीबी थी, भुखमरी थी और पैसे कमाने के साधन नहीं थे। तो जैसे दुनिया के बाकी हिस्सों में होता है, तो यूएस भी कुछ बहुत अलग उस वक्त नहीं था। गरीबी के कारण और गलत संगत के कारण एविल्डा ड्रग्स की आदी हो गई। शुरू में उसने ये सब कुछ सिर्फ फन के लिए किया था, लेकिन धीरे धीरे उसे इसकी लत लग गई। वो एक एडिक्ट बन गई। गस्तावो ने शुरुआत में ही एविल्डा को समझाने की लाख कोशिश की थी, लेकिन वो नहीं मानी। धीरे धीरे एविल्डा का रवैया भी बदलने लगा और वो वायलेंट होने लगी। जैसे आमतौर पर हम फिल्मों में देखते हैं कि जब किसी को उसकी डोज नहीं मिलती है तो वो कैसा पागल हो जाता है, वायलेंट हो जाता है। कुछ उसी तरह एविल्डा हो गई थी और यही कारण रहा कि गस्तावो ने एविल्डा से सभी रिश्ते तोड़ लिए। हालांकि जिस वक्त ये ब्रेकअप हुआ, गस्तावो और एविल्डा अलग हुए, उस वक्त तक एविल्डा प्रेग्नेंट हो गई थी। गस्तावो के बच्चे के साथ ही वो प्रेग्नेंट हो गई थी। लेकिन इसका पता एविल्डा को बहुत देर से चला
क्योंकि वो इतना ज्यादा ड्रग्स के नशे में डूबी हुई थी कि उसे अपने अंदर हो रहे चेंजेस का, अपने बदलते हुए शरीर का बहुत देर में पता चल पाया। गस्तावो को इस बारे में, यानी कि एविल्डा के उसके बच्चे के साथ प्रेग्नेंट होने के बारे में एग्जैक्टली कब पता चला, इसका एग्जैक्ट तो नहीं मालूम है, लेकिन एविल्डा का उस दौरान भी नशे करना बंद नहीं हुआ। पेट में पल रहे बच्चे को उसके इस नशे से कितना नुकसान हो सकता है, इसका ना तो एविल्डा को अंदाजा था और शायद ना ही फर्क पड़ रहा था। 11 फरवरी 1989 को जब एविल्डा ने एलिसा को जन्म दिया तो पता चला कि बच्ची पैदाइशी एडिक्ट है, यानी नशे की आदी है। जैसे ही डॉक्टर्स को ये पता चला तो तुरंत ही सोशल वर्कर्स ने गस्तावो को कांटेक्ट किया और कुछ ही दिन के अंदर नन्ही एलिसा की कस्टडी उसके पापा को सौंप दी गई। उधर एविल्डा के बाकी दोनों बच्चों की कस्टडी उससे छीन ली गई और सोशल वर्कर्स ने उन्हें भी अपने साथ रख लिया और एविल्डा को रिहैबिलिटेशन सेंटर भेज दिया। गस्तावो अपनी बेटी को अपने पास देख खुश तो बहुत था, लेकिन उतना ही नर्वस था, क्योंकि गस्तावो के इससे पहले कोई बच्चा नहीं था और उसे इतने छोटे बच्चे का कोई एक्सपीरियंस भी नहीं था। लेकिन फिर गस्तावो ने कोशिश शुरू की, एक अच्छा पिता बनने की कोशिश। गस्तावो छोटी मोटी नौकरी से ठीक ठाक पैसे कमाने लगा और उसने पेरेंटिंग क्लासेस लेनी शुरू की। उसने सीखा कि कुछ महीने के बच्चे को खाना कैसे खिलाना चाहिए, डायपर चेंज कैसे करना चाहिए, कैसे पता चलेगा कि बच्चा परेशानी में है और ना जाने क्या क्या। और देखते ही देखते कुछ ही महीनों में गस्तावो हर एक चीज सीख गया। बड़ी होती एलिसा भी अपने पापा को बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी। गस्तावो एलिसा के अलग अलग क्यूट क्यूट हेयर स्टाइल्स बनाता, उसके लिए प्यारी प्यारी ड्रेसेस लेकर आता। अक्सर गस्तावो एलिसा को अपने ऑफिस भी लेकर जाता, जहां उसके कलीग्स, उसके साथ काम करने वाले लोग एलिसा के साथ खेलते और उसे ढेर सारा प्यार करते, उसके लिए ढेर सारे गिफ्ट्स लाते। एलिसा थोड़ी बड़ी हुई तो गस्तावो ने उसका एडमिशन एक अच्छे और बड़े स्कूल में करवाया। वो चाहता था कि उसकी बेटी को बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन मिले ताकि वो बड़ी होकर कुछ बड़ा कर सके। अब एलिसा इतनी प्यारी थी, इतनी लाइवली थी कि जैसे ही उसका एडमिशन स्कूल में कराया गया तो उसकी टीचर्स को भी उससे प्यार हो गया। इसी स्कूल में एक रोज ग्रीस के एक प्रिंस आए जिनका नाम था माइकल। माइकल एलिसा को देखकर इतना ज्यादा इम्प्रेस हुए कि वापस ग्रीस जाकर अक्सर एलिसा के लिए गिफ्ट्स, चॉकलेट्स वगैरह भेजते। एलिसा भी यहाँ से प्रिंस को लेटर्स लिखा करती थी और बताती थी कि इन दिनों वो स्कूल में क्या सीख रही है और क्या कुछ कर रही है। एलिसा अपनी फोटोज भी प्रिंस को भेजा करती थी। प्रिंस एलिसा को इतना अच्छा मानते थे कि उन्होंने खुद ही एक रोज कह दिया कि एलिसा जितना पढ़ना चाहे पढ़ सकती है और उसकी पढ़ाई का हर एक खर्च वो खुद उठाएंगे। एलिसा एक तरह से प्रिंसेस की लाइफ जी रही थी। उसकी लाइफ में किसी भी चीज की कमी नहीं थी। बहुत अच्छे और प्यारे दोस्त थे, बहुत अच्छे पापा थे, फ्रेंड्स बहुत अच्छे थे। पढ़ाई में एलिसा खुद इतनी अच्छी थी कि स्कूल के टीचर्स भी उससे बहुत खुश रहा करते थे। लेकिन एलिसा की ये फेरी टेल ज्यादा लंबी नहीं चल पाई। दरअसल एक दिन गस्तावो को कोर्ट का नोटिस आया जो एविल्डा यानी कि एलिसा की बायोलॉजिकल मदर की तरफ से था। पता चला कि एविल्डा 1991 में शादी कर चुकी थी और रिहैब में जाकर उसका एडिक्शन भी खत्म हो गया था। एविल्डा एलिसा की शेयर्ड कस्टडी चाहती थी। अब क्योंकि एविल्डा ऑन पेपर्स एकदम ठीक थी और खुद एलिसा की माँ थी, तो इसलिए कोर्ट ने एलिसा को हफ्ते में 2 दिन या कह सकते हैं कि वीकेंड्स पर एविल्डा अपनी माँ के पास रहने का फैसला सुनाया। शुरुआत में गस्तावो को इससे कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि वो जानता था कि एविल्डा का अपनी बेटी पर उतना ही हक है जितना उसका एक पिता के तौर पर एलिसा पर है। लेकिन यहां से चीजें खराब होने लगी, न सिर्फ गस्तावो के लिए बल्कि खुद एलिसा के लिए। कोर्ट के इस फैसले को और एलिसा को एविल्डा के पास जाते हुए कुछ ही टाइम बीता था कि एलिसा के बिहेवियर में अजीब से चेंजेस आने लगे। गस्तावो ने ऑब्जर्व किया कि जैसे ही एलिसा अपनी माँ के पास से लौटती है तो वो अजीब सा बिहेव करती है। वो शांत रहती है, परेशान सी, चिड़चिड़ी सी रहती है। 1-2 दिन में ठीक हो जाती है और ठीक रहती है,
लेकिन जैसे ही अपनी माँ के पास जाने का वक्त होता है और अपनी माँ के पास से वो वापस आती है, उस दौरान कुछ तो एलिसा को हो जाता है और फिर से वही साइकिल शुरू हो जाता है। शुरुआत में गस्तावो को लगा कि एलिसा के लिए ये सब कुछ बहुत नया है। एलिसा बचपन से अपने पिता के साथ थी। ऐसे में एक मदर फिगर को एक्सेप्ट करना, अपनी लाइफ में किसी को वो जगह देना शायद एलिसा के लिए कंफर्टेबल नहीं हो रहा होगा। लेकिन इसी दौरान एक दिन गस्तावो ने देखा कि एलिसा के शरीर पर चोट के से निशान थे। तो उसने उससे पूछा कि उसे ये चोट कैसे लगी। एलिसा ज्यादा कुछ नहीं बोली। एलिसा जैसे ही अपनी माँ के पास जाने लगी, उसके कुछ दिन बाद से वो बेड पर पेशाब भी करने लगी। माना जाता है कि बड़े बच्चे अक्सर डर के कारण, स्ट्रेस के कारण बेड पर यूरिनेट करना शुरू कर देते हैं। ये सब कुछ गस्तावो ऑब्जर्व कर रहा था। चोट के निशान जब ज्यादा दिखने लगे, जब खुद चेहरे पर एक दो निशान दिखने लगे, तो एलिसा को गस्तावो ने बैठाकर सब कुछ पूछा और सब कुछ सच सच अपने पिता को बताने के लिए कहा और कहा कि उसकी बेटी को किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ एलिसा ने पहली बार अपने पापा को बताया कि उसकी माँ अक्सर उस पर हाथ उठाती है, उसे मारती है। जिस बेटी की कस्टडी के लिए एविल्डा कोर्ट पहुंची थी, उस बेटी के घर आने पर उसे प्यार करना चाहिए था, लेकिन एविल्डा उस पर हाथ उठा रही थी। इतना ही नहीं, एलिसा अपने स्कूल फ्रेंड से भी कहती थी कि उसे एविल्डा के पास जाना बिल्कुल नहीं पसंद है, क्योंकि वो उसे अलमारी में, क्लोजेट में बंद कर देती है। वो बताती थी कि उसकी माँ उसे मारती है। जाहिर तौर पर गस्तावो ये सब देखकर, अपनी बेटी की बातें सुनकर गुस्से से भर गया। उसने तुरंत अथॉरिटीज को इन्वॉल्व किया और खुद एलिसा ने अथॉरिटीज को बताया कि एविल्डा ने उसके साथ क्या किया है। मामला एक बार फिर कोर्ट पहुंच गया, लेकिन कोर्ट ने गस्तावो की बात नहीं मानी। गस्तावो चाहता था कि ये जो शेयर्ड कस्टडी है ये खत्म हो जाए और उसकी बेटी सेफ रहे, लेकिन कोर्ट ने एलिसा का एविल्डा के पास जाना बंद नहीं करवाया। बस एक शर्त रख दी कि एविल्डा अब से अपनी बेटी पर हाथ नहीं उठाएगी, और अगर उसने ऐसा किया तो वो एलिसा की शेयर्ड कस्टडी हमेशा हमेशा के लिए खो देगी। कोर्ट की सख्ती का एविल्डा पर असर पड़ा, इसलिए नहीं कि उसे एलिसा को खोने का डर था, बल्कि इसीलिए क्योंकि वो कोर्ट की तरफ से कोई पनिशमेंट नहीं चाहती थी। कुछ टाइम तक ये सब कुछ बंद हो गया, लेकिन गस्तावो जानता था कि एविल्डा इतनी आसानी से सुधरने वालों में से नहीं है। इसलिए उसने तय किया कि वो एलिसा को लेकर क्यूबा चला जाएगा। वहां बेटी के साथ कुछ दिन घूमेगा और अगर एलिसा को उसका अपना शहर पसंद आया, उसके पिता का शहर पसंद आया, तो उसे वो वहीं छोड़ देगा जहां वो सेफ रहेगी और अपनी माँ के हाथों बहुत दूर रहेगी। गस्तावो ने सब कुछ प्लान किया और मई 1994 में प्लेन की टिकट्स बुक की। एक तरह से एलिसा को एविल्डा से छुटकारा पाने का एक गोल्डन चांस मिल गया था, लेकिन एलिसा की किस्मत कुछ और ही चाहती थी और उसकी हंसी खुशी के सभी दिन अब खत्म होने वाले थे। दरअसल मई 1994 में ही गस्तावो और एलिसा ने क्यूबा जाने का प्लान किया था और जाने से एक दिन पहले गस्तावो बुरी तरह से बीमार पड़ गया। उसे हेल्थ रिलेटेड कुछ इश्यूज तो चल रहे थे, लेकिन वो इन सभी इश्यूज को इग्नोर कर रहा था। जब तबीयत ज्यादा ही खराब हो गई तो वो हॉस्पिटल पहुंचा, जहां जाकर उसे पता लगा कि उसे लंग कैंसर है। गस्तावो शॉक में था, लेकिन खुद से ज्यादा अपनी बेटी की चिंता उसको थी कि उसके जाने के बाद एलिसा का आखिर क्या होगा। यहां से गस्तावो और एलिसा के साथ की एक उल्टी गिनती शुरू हो गई। कैंसर का पता लगने के कुछ ही दिन के अंदर गस्तावो की मौत हो गई। मई 1994 में ही गस्तावो को उसकी बीमारी का पता चला और उसी महीने की 24 तारीख को उसकी मौत हो गई। पूरी दुनिया में एलिसा को सबसे ज्यादा प्यार करने वाला शख्स, उसका पापा, अब इस दुनिया में ही नहीं था। अब देखिए कि इस वक्त तक, यानी कि गस्तावो की डेथ होने के टाइम तक, एविल्डा के 3 और बच्चे हो चुके थे, यानी कि कुल 5। वो एक ऐसे पति के साथ रह रही थी जो उस पर ही चाकू से अटैक करने के केस में जेल में सजा काट रहा था। और तो और एविल्डा के पास जॉब तक नहीं थी। लेकिन
एलिसा की कस्टडी का केस जब कोर्ट पहुंचा तो न जाने क्या देखकर, क्या सोच समझकर कोर्ट ने कस्टडी एविल्डा को ही सौंप दी। कोर्ट में एविल्डा के वकील ने कहा कि वो अब ड्रग्स नहीं लेती है और वो रेगुलर टेस्ट्स के लिए भी तैयार है, और उसका पति कार्लोस बहुत ही पोलाइट आदमी है। जाहिर तौर पर ये सब कुछ कोर्ट को गुमराह करने के लिए था, लेकिन किसी ने भी एविल्डा के इस दावे को क्रॉस चेक नहीं किया। नन्ही एलिसा की कस्टडी के लिए गस्तावो की एक कजन भी लड़ रही थी। गस्तावो की इस कजन के फेवर में खुद प्रिंस माइकल ने, स्कूल अथॉरिटीज ने और न जाने किस किस ने कोर्ट को लेटर लिखे थे, लेकिन कोर्ट ने एलिसा को उसकी माँ के पास भेजा, उसी माँ के पास जो कुछ वक्त पहले तक उसके साथ मारपीट कर रही थी। एलिसा के स्कूल टीचर से लेकर प्रिंस माइकल तक कोई नहीं चाहता था कि एलिसा अपनी माँ के साथ जाकर रहे, लेकिन कोर्ट के फैसले के आगे कोई कुछ भी नहीं कर सका और यहीं से एलिसा का डिक्लाइन तुरंत ही शुरू हो गया। जो फेरी टेल जिंदगी एलिसा कुछ महीने पहले तक जी रही थी, वही जिंदगी अब किसी बुरे सपने से कम नहीं होने वाली थी। एविल्डा ने तुरंत ही एलिसा की जिंदगी अपने हाथ में ले ली थी। उसने एलिसा को सबसे पहले तो उस बड़े स्कूल से निकलवाया और पास ही के एक मीडियोकर से स्कूल में पढ़ने के लिए भेज दिया। ग्रीस के प्रिंस माइकल ने एलिसा की पूरी ट्यूशन फीस, स्कूल फीस उठाने का वादा किया था, लेकिन इसके बावजूद एविल्डा ने अपनी बेटी को एक नॉर्मल स्कूल में एनरोल करवा दिया। उस स्कूल में पढ़ते हुए एलिसा को कुछ ही टाइम हुआ था, लेकिन वहां से चाइल्ड वेलफेयर को पहली कॉल चली गई। स्कूल अथॉरिटीज का कहना था कि एलिसा बच्चों के साथ खेलती कूदती नहीं है, वो अजीब तरह से चलती है जैसे उसका एक पैर खराब हो, लेकिन जब वो एडमिशन के लिए आई थी तो उसका पैर ठीक था। उन्हें शक था कि जरूर एलिसा के सर पर कोई तो चोट आई है या फिर शायद उसे सिर पर मारा गया है, जिसके कारण उसके बिहेवियर में ड्रास्टिक चेंजेस आए हैं। रिपोर्ट्स की माने तो स्कूल ने कुल 5 बार चाइल्ड सर्विसेज को कॉल किया था। वहां से जब पहली बार रिवर्ट आया तो उन्होंने थोड़ी बहुत कुछ इन्वेस्टिगेशन की, लेकिन ये बोलकर केस को बंद कर दिया कि उनके पास आगे इन्वेस्टिगेट करने के लिए इनफ एविडेंसेस नहीं है। इस इन्वेस्टिगेशन का थोड़ा बहुत फायदा एलिसा को होना चाहिए था। एविल्डा के मन में डर पनपना चाहिए था, लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा, क्योंकि जैसे ही एविल्डा तक ये बात पहुंची कि एलिसा को लेकर चाइल्ड वेलफेयर ने तहकीकात की थी, तो उसने एलिसा का स्कूल ही छुड़वा दिया। एलिसा को जो छोटा सा ब्रेक मिलता था अपनी माँ से, उस घर से, उस मारपीट से, वो ब्रेक भी एविल्डा ने उसे छीन लिया था। और जैसे ही एलिसा का स्कूल छूटा, वो बिल्कुल ही गायब हो गई, हर जगह से, चाहे खेलने की जगह हो या फिर आस पड़ोस। जाहिर तौर पर उसकी माँ ने, एविल्डा ने ड्रग्स नहीं छोड़ा था और अभी भी वो एक एडिक्ट थी। इतना ही नहीं, पैसे नहीं होने के कारण वो ड्रग्स खरीदने के लिए घर का सामान तक बेच देती थी। एविल्डा का एडिक्शन जब पूरा नहीं होता था तो उसका गुस्सा वो अक्सर एलिसा पर ही निकाल देती थी। स्कूल छुड़वाने के बाद एलिसा को घर से बाहर तक नहीं आने दिया जाता था। घर छोड़िए, केस रिपोर्ट्स बताती हैं कि उसे अपने कमरे से ही नहीं निकलने दिया जाता था। उसे सिर्फ पढ़ने की ही मनाही नहीं थी, बल्कि वो टीवी नहीं देख सकती थी, अपने स्टेप ब्रदर्स, स्टेप सिस्टर्स के साथ बैठकर खा नहीं सकती थी, उनके साथ खेल नहीं सकती थी। उसे वॉशरूम्स तक यूज करने की परमिशन नहीं थी। एलिसा या तो अपने बिस्तर पर पेशाब करती थी, पॉटी करती थी, या फिर उसके कमरे में रखे एक पॉट में, जो एक टाइम बाद इतना ज्यादा भर गया था कि उनके घर के नीचे रहने वालों की सीलिंग में से पानी टपकने लगा था। हर वक्त हंसने वाली, खेलने वाली एलिसा एकदम चुप हो गई थी, जैसे एक चलती फिरती लाश हो, बिल्कुल वैसी। पड़ोसी अक्सर उसकी चीखें सुनते थे, उसे गिड़गिड़ाते हुए सुनते थे। वो एक ही बात चीख कर कह रही होती थी कि प्लीज माँ, और मत मारिए माँ, दर्द हो रहा है, प्लीज रुक जाइए। कई पड़ोसियों ने चाइल्ड सर्विसेज को बुलाने की कोशिश की, लेकिन उसका फायदा नहीं हुआ। कई लोगों को लगा कि आज नहीं तो कल एविल्डा को अकल आएगी, अकल नहीं तो कम से कम बच्ची को देखकर दया ही आएगी, और एक दिन ये सब कुछ बंद हो जाएगा। उस घर से नन्ही एलिसा की दर्द भरी आवाजें आनी बंद हो जाएंगी, और ऐसा हुआ 22 नवंबर 1995 को।
सुबह के 9:24 पर 911 को एक कॉल आता है। एक आदमी कहता है कि एक बच्ची है जो सांस नहीं ले रही है। कुछ ही मिनटों में पुलिस, पैरामेडिक्स और बाकी टीम्स मौके पर पहुंच जाती हैं। फायरमैन माइकल ब्राउन एलिसा के कमरे में जाकर उसे सीपीआर देने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता। जैसे ही माइकल थोड़ा सा पीछे हटते हैं तो वो और उनके साथ जितनी टीम्स के जितने लोग आए थे, सबके सब एलिसा की बॉडी देखकर हैरान रह जाते हैं। एलिसा के दोनों हाथों, दोनों पैरों पर रेड कलर के सर्कल में कुछ निशान बने हुए थे। वो निशान कुछ ऐसे थे जैसे सिगरेट से जलने पर दिखाई देते हैं। एलिसा के हाथ की हड्डियां टूटी हुई थी। राइट साइड की किडनी पर चोटें थी। चेहरे पर, माथे पर गहरे चोट के निशान थे। इतना ही नहीं, बच्ची के प्राइवेट पार्ट वाले एरिया में भी बुरी तरह से चोट के निशान थे। माइकल ब्राउन कहते हैं कि अपने 22 साल के करियर में उन्होंने कभी किसी बच्चे की ऐसी हालत नहीं देखी थी। एलिसा की मौत से पूरे न्यूयॉर्क में शांति सी हो गई थी। सन्नाटा पसर गया था। ऐसा नहीं था कि न्यूयॉर्क ने इससे पहले क्राइम नहीं देखे थे या इससे खराब क्राइम नहीं देखे थे, लेकिन उनके त्योहार थैंक्सगिविंग से ठीक पहले किसी 6 साल की बच्ची के साथ हुए इस कांड से हर शख्स सहम गया था। हर शख्स के मन में सवाल थे, गुस्सा था और बच्ची के लिए अफसोस और अथॉरिटीज के लिए सवाल। बच्ची की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। इस रिपोर्ट में जो कुछ निकला वो पूरे डिपार्टमेंट के लिए किसी नाइटमेयर से कम नहीं था, किसी झटके से कम नहीं था। पता चला कि एलिसा की माँ उसे बीते साल से सेक्सुअली अब्यूज कर रही थी, वो भी टूथब्रश से। उसके पूरे शरीर पर चोटों के ऐसे निशान थे जो जख्म बन चुके थे और उन्हें सही करने तक के लिए उन पर कुछ नहीं लगाया हुआ था, यानी एंटीसेप्टिक टाइप चीज कुछ भी नहीं। उसे जलती सिगरेट से दागा गया था। लेकिन इन सब के बावजूद एलिसा की मौत जिस कारण हुई थी उसे जान आपके भी होश फाख्ता हो जाएंगे। रिपोर्ट में आया कि एलिसा की मौत का कारण ब्रेन हैमरेज था। पता चला कि एविल्डा ने एलिसा के सर पर इतनी जोर से मारा था कि उसे तुरंत ही हैमरेज हुआ और फिर उसकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि 20 नवंबर को एविल्डा ने एलिसा को मारा था। उसके बाद नन्ही एलिसा ने किसी से बात नहीं की और ना ही वो चल पा रही थी और इसके अगले 2 दिन के अंदर उसकी मौत हो गई। एलिसा की कहानी यहां खत्म हो गई थी, लेकिन एलिसा की मौत के साथ एक बहुत बड़ी आंधी आई, बहुत बड़ा तूफान आया जिसने न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट से लेकर वहां के चाइल्ड डिपार्टमेंट तक सबको हिला दिया। लेकिन कहानी को पहले थोड़ा सा पीछे ले जाते हैं। तारीख थी 20 नवंबर, यानी जिस दिन एविल्डा ने एलिसा के सर पर मारा था। अब यहाँ तारीखें थोड़ा सा आगे पीछे होंगी, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। असल में एविल्डा ने जैसे ही एलिसा को मारा वो चुप सी हो गई और जाकर लेट गई। उसके बाद वो उठी ही नहीं, लेकिन एविल्डा को लगा कि जिस तरह एलिसा आमतौर पर पिटाई के बाद रिएक्ट करती है, रोती है, ये भी वैसा ही होगा। वो ना तो एलिसा के पास गई और ना ही उसे खाने पीने के लिए पूछा। वो दिन बीत गया। अगले दिन एविल्डा ने अपने सारे काम किए, बच्चों के लिए खाना बनाया, उन्हें खिलाया, लेकिन एलिसा तब भी नहीं उठी तो एविल्डा ने तब भी ध्यान नहीं दिया। लेकिन 22 तारीख की सुबह जब उसने देखा कि बच्ची अभी भी उसी पोजीशन में लेटी है और उठ ही नहीं पा रही है, तब उसने एक पड़ोसी को बुलाया। उस शख्स ने आकर एलिसा की धड़कन जांची, हाथों की नब्ज देखी। वो समझ गया था कि बच्ची की जान चली गई है। उसने जैसे ही ये बात एविल्डा को बताई, उसे न जाने क्या हुआ कि वो तेजी से घर की छत पर भागी और वहां से लगभग कूदने ही वाली थी कि बाकी पड़ोसियों ने आकर उसे बचा लिया और किसी एक ने 911 पर कॉल कर दी। जैसे ही तमाम टीम्स एविल्डा के घर पहुंची और उन्हें पता चला कि बच्ची मर चुकी है, तो तुरंत एविल्डा ने सब कबूल कर लिया कि कैसे उसी ने एलिसा को चोट पहुंचाई थी। उसने पुलिस की पूछताछ में कई ऐसी अजीबोगरीब बातें कही जिनसे साफ पता चल रहा था कि उसका दिमाग सेंटर में नहीं था, उसका दिमाग सही नहीं था।
एविल्डा ने अपने दोस्तों से भी कहा था कि उसने बच्ची के गले में सांप डाल दिए थे जिससे उसके अंदर का शैतान बाहर निकल सके, जो कि जाहिर तौर पर सच नहीं था। लेकिन कुछ ही दिन बाद एविल्डा ने अपनी कहानी बदल दी। एविल्डा ने साफ इनकार कर दिया कि उसका एलिसा की मौत में कोई हाथ नहीं है। इतना ही नहीं, उसने ये भी कहा कि पुलिस ने जबरदस्ती उससे कन्फेशन लिया। उसने कहा कि उसने अपनी बेटी को कभी इतना नहीं मारा कि उसके शरीर पर निशान पड़ जाएं। उसने अपनी बेटी को प्यार किया था और कभी अपनी बेटी को टॉर्चर नहीं किया था। लेकिन जब पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो और भी ऐसी कई चीजें सामने आईं जिसने सबको हिलाकर रख दिया। पता चला कि सिर्फ एविल्डा ही नहीं, उसका पति कार्लोस भी अक्सर एलिसा को मारता पीटता था। एविल्डा एलिसा को अपना वेस्ट खाने के लिए और पीने के लिए कहती थी। वो एलिसा के सिर से घर में पोछा मारती थी। सामने आया कि पड़ोसियों से लेकर स्कूल अथॉरिटीज तक कई बार और कई दफे कंप्लेंट्स की गई थी, लेकिन एलिसा को जैसे सबने छोड़ दिया था। सबने उससे मुंह फेर लिया था और गलती एलिसा की थी भी नहीं। वो एलिसा को इतना मारती थी कि जब वो दर्द से चिल्लाती थी तो एविल्डा घर में रेडियो की आवाज बढ़ा देती थी। यहाँ जो सबसे हैरानी की बात थी वो ये थी कि एविल्डा के बाकी 5 बच्चों पर कभी खरोच तक नहीं मिली। एलिसा को मिलाकर एविल्डा के कुल 6 बच्चे थे, लेकिन उसने एलिसा को ही हमेशा टॉर्चर किया और हमेशा उसी पर हाथ उठाया। इस केस में इस दौरान एक शख्स का बयान सामने आया जिसने एविल्डा की एक अलग साइड दुनिया के सामने रखी। इस शख्स का नाम था बार्ट ओकॉनर। ओकॉनर दरअसल गरीब लोगों के लिए एक चैरिटी चलाता था जिसका नाम था प्रोजेक्ट चांस। ओकॉनर ने बताया कि रिहैब के बाद एविल्डा बच्चों की कस्टडी लेने से पहले पेरेंटिंग क्लासेस लेने के लिए आई थी, जो उस वक्त एडिक्ट नहीं थी और बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ सीख रही थी। कुछ टाइम बाद जब वो उससे मिलने के लिए गए तो एविल्डा के बच्चे भी खुश थे। लेकिन एलिसा की कस्टडी लेने के कुछ ही टाइम बाद कुछ हो गया था एविल्डा को, और एक रोज अचानक उसने ओकॉनर को कॉल किया और कहा कि वो आकर एलिसा को ले जाए, क्योंकि उसने अपने बाल काट लिए हैं और वो बेड पर सूसू पॉटी कर रही है। हालांकि इस एपिसोड के बाद एविल्डा को थेरेपी के लिए भेजा गया। ओकॉनर का ये बयान कितना सही था या नहीं, या वो सिर्फ खुद को बचाने के लिए ये सब कुछ कह रहा था, इसका पुख्ता सबूत नहीं मिल पाया। एविल्डा अपने सभी बच्चों को सही से ही रख रही थी, लेकिन एलिसा के साथ ही आखिर इतना गलत क्यों कर रही थी, इसका जवाब भी कभी नहीं मिल पाया, क्योंकि एविल्डा ने कभी कबूला ही नहीं कि वो अपनी बेटी को टॉर्चर करती थी। अफसोस की अपनी आधी जिंदगी सिर्फ दर्द और अकेलेपन में बिताने वाली एलिसा के मरने के दौरान भी वो अकेली थी। गस्तावो की मौत पहले ही हो चुकी थी। उसके स्टेपफादर कार्लोस और उसकी माँ एविल्डा जेल में थे। दुनिया में अपना कहने के लिए उसके पास कोई और था ही नहीं। लेकिन उस वक्त एलिसा के पड़ोस में रहने वाले लोगों ने उसके फ्यूनरल के लिए पैसे इकट्ठा किए और बहुत बड़ी सर्विस रखी। बताया जाता है कि 400 से ज्यादा लोगों ने एलिसा के लास्ट राइट्स अटेंड किए थे, जो एलिसा जिंदगी भर लोगों की मदद का इंतजार करती रही। जिंदगी भर उम्मीद में रही कि कोई तो आएगा, कभी तो उसे बचा कर ले जाएगा, कभी तो उसकी माँ को ही उस पर तरस आ जाएगा। उस एलिसा की मौत के बाद उसके साथ 400 लोगों की भीड़ थी। उसे फूलों से सजाया गया था और आसपास प्यारे प्यारे खिलौने रखे गए थे। जाहिर तौर पर सबके मन में पछतावा था। उस बच्ची का जाने का दुख पूरे न्यूयॉर्क, पूरे अमेरिका को था। केस जब कोर्ट पहुंचा तो एविल्डा लोपेज पर 2nd डिग्री मर्डर चार्जेस लगे। एलिसा के केस को मिस हैंडल करने के लिए उस केस के कोवर्कर और सुपरवाइजर पर फाइन लगा और उन्हें कुछ वक्त के लिए सस्पेंड भी कर दिया गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका की ही एक रिपोर्ट बताती है कि न्यूयॉर्क में हर हफ्ते ऑन एन एवरेज 2 बच्चों की अब्यूज और नेग्लेक्ट के कारण मौत हो जाती है। और मैं एक बार फिर उसी सेंटेंस पर लौट आती हूँ जो कहानी के शुरू में आपको बताया था कि हर माँ बाप एक बच्चा डिजर्व नहीं करते हैं। 6 साल की एलिसा, जिसे उसके पापा सबसे ज्यादा प्यार करते थे, वो उसे छीन लिए गए। उसकी माँ ने उसके साथ जानवरों से भी बदतर बर्ताव किया। आपको मैंने इतनी लंबी कहानी तो सुना दी है, लेकिन इस केस में ऐसी बहुत क्रूल चीजें थी जो मैं आपको नहीं बता पाई।
लेकिन कई बार सोचती हूँ कि एलिसा क्या कभी सोच पाती होगी कि उसके साथ आखिर ऐसा क्यों हो रहा था। उसका नन्हा दिमाग ये समझ पाता होगा कि जब उसे दर्द होता होगा, उसे सहलाने के लिए, दुलारने के लिए कोई नहीं होता होगा, तो उसे कैसा लगता होगा, कितना अकेला फील होता होगा। खैर, आज इतनी तसल्ली जरूर है कि शायद एलिसा अपने पापा गस्तावो के साथ है। वो उस गंदगी, उस दर्द और उस अकेलेपन में अब नहीं है जहां वो अपनी माँ के साथ रहते हुए थी। इस पूरे केस को लेकर, एलिसा की कहानी को लेकर आप क्या कुछ कहेंगे, जरूर शेयर कीजिए हमसे अपने व्यूज अपने कमेंट्स के थ्रू। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें मेरा चैनल डार्क टेल्स, जहां मैं आपके लिए लेकर आती हूँ कुछ खास तो कुछ बेहद खौफनाक क्राइम स्टोरीज।